बच्चों, बोर्ड के जो 2010 से 2021 तक पे क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, थोड़े से बचे हैं, वो अगले उसमें करेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो आज मेरे सामने है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 16 है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल मोमेंट P at a point on its perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, 15 क्वेश्चन अपन पिछले लेक्चर में कर चुके थे। दैट वाज लेक्चर नंबर 1। दिस इज लेक्चर नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूं, इक्वेशन में एक्सप्रेशन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका डिराइव कर रहा हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इक्वेटर पर। तो ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। सेंटर से जो लाइन पास होती है एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बाइसेक्टर या इक्वेटर। राइट। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जो माइनस क्यू है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो ये प्लस क्यू है वो उसको रिपेल करेगा, अपने से दूर की तरफ रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अगर मैं इसको पॉइंट ए कहूं, इसको पॉइंट बी कहूं, तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसे मैं कह सकता हूं ई ए, और जो बी पॉइंट्स के कारण जो होगी उसे मैं कह सकता हूं ई बी। इस एंगल को अगर मैं थीटा कहता हूं, तो यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस एंगल को मैं थीटा कह दूंगा। राइट। ओके। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ई ए बराबर ई बी बराबर, ये अगर डायपोल है, इसका सेंटर यहां है, इसे मैं ए कहूं, इसे मैं ए कहूं, और इस डिस्टेंस को अगर मैं वाई कहूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ई ए इक्वल टू ई बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए, इस ई ए के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं। एक कंपोनेंट इधर आएगा ई ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा ई ए साइन थीटा। इसी तरह ईबी के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे हम कहेंगे ईबी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे हम कहेंगे ईबी साइन थीटा। राइट। ये साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। राइट। ईबी कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा बचेगा। वो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप देखिए, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, यानी कि डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। इस सारी बातों को हमें लिखना भी है। कैसे लिखेंगे? देखिए, कोई खास बात नहीं, आप सिंपल लिखेंगे, एज शोन इन फिगर। as shown in figure, है ना? Point A and B are forming an electric dipole. Dipole with charges माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो देखिए क्या है, सबसे पहली बात, एज शोन इन फिगर, पॉइंट ए एंड बी आर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है।
if P is point of consideration, if P is point of consideration on the perpendicular bisector, देखिए आप लोग एग्जाम में है ना परपेंडिकुलर की जगह बाकायदा परपेंडिकुलर लिखा करें, ऐसे साइन वगैरह आप लोग नहीं लगा करो, पूरा लिखा करो, ठीक है। बोर्ड के अंदर पूरा लिखना चाहिए। इफ P इज पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटर, then it is very clear from diagram, from figure, it is very clear from figure that electric field intensities due to A के ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस क्यू एंड B के ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस क्यू, ऐसे लिख देना चाहिए। इससे क्या क्लियर हो जाएगा कि A माइनस है और B प्लस है, क्लियर हो जाना चाहिए बेटा हर चीज। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो then it is very clear from figure that electric field intensity due to plus A and minus A and B are EA and EB as shown। तो ये EA and EB as shown है, ये इस तरह से होते हैं। अब EA आपका इधर है, EB इधर है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स EA sin थीटा एंड EB sin थीटा, components EA sin theta and EB sin theta will get cancel out and the total electric field intensity at point P will be sum of EA cos theta and EB cos theta, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। अब आप यहां पे लिखेंगे E एट पॉइंट P, ये आएगा EA प्लस EB और cos थीटा आ जाएगा बेटा, ओके। इट इज इक्वल टू ट्वाइस EA cos थीटा, आप यहां पर ये जो है ना इसको आप एक तरीके से बॉक्स बना करके थोड़ा अलग से हाईलाइट कर देना, जिससे दिखाई देगा कि हाँ ये बात सही है। वैसे तो समझ में आ ही जाता है सब, ठीक है। तो ये 2EA cos थीटा आ गया, ओके। अब देखिए आप कि इसको आप लिखेंगे ट्वाइस, EA को आप लिखेंगे 1/4/ε0 क्यूब अपॉन अंडर रूट A² + Y² था, A² + Y²। अब cos थीटा क्या लिखेंगे आप, cos थीटा को आप डायग्राम से लिखो तो ये A अपॉन अंडर रूट आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आएगा A अपॉन अंडर रूट A² + Y², बिल्कुल। ये थीटा है तो ये A आएगा, A² + Y² आएगा, राइट, ओके। चलिए अब आप इसको जब लिखेंगे तो देखिए इसको हम ऐसा लिखेंगे 1/4πε0, ऊपर लिखेंगे Q × 2A, और ये है A² + Y² की पावर 3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा P यानी कि मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 4πε0, और ये है A² + Y² की पावर 3/2। आप बात को समझिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन
रिक्वायर्ड या डिजायर्ड एक्सप्रेशन लिखो, डिजायर्ड एक्सप्रेशन। इट इज वेरी क्लियर, it is very clear from the figure that the direction of electric field intensity, it is very clear from the figure that the direction of electric field intensity is anti-parallel to the direction of electric dipole moment। देखिए सही बात तो यह है, हमारा आंसर पूरा हो गया है यहाँ पर, लेकिन अब आंसर तो हमारा यहाँ पर पूरा हो गया, यहाँ हमने कंप्लीट, क्योंकि इन्होंने यही कहा है। लेकिन अगर मान लो ये डायपोल छोटा होता तो क्या होता है, ये बात भी हमें बता देनी चाहिए, क्योंककई बार जो है ना टीचर के दिमाग में ये होता है कि स्मॉल डायपोल की बात करो। इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी स्मॉल, then E at P will be equal to, देखिए if very small तो आप यहाँ पे लिखेंगे A is very less than Y, मतलब Y बड़ा है और A नेग्लिजिबल स्मॉल है। तो अगर A नेग्लिजिबल स्मॉल है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये Y क्यूब आ जाएगा यहाँ। दिस इज द आंसर, सॉरी KP, यहाँ पे P आएगा ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका जो क्वेश्चन था इसका कंप्लीट आंसर इस तरह से आपको लिखना होगा, राइट। डायग्राम पूरा बनाना होगा, डायग्राम में सारी चीजें दिखानी होंगी, एरो दिखाने पड़ेंगे पूरे। अगर आप एरो नहीं दिखाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये वाला एरो भी दिखाना चाहिए क्योंकि P है तो आपको, बल्कि यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो P वेक्टर, इससे क्या होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा है, और बाकी ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, राइट। तो ये सब आप इस तरीके से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला वाला, हाँ जी अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। An electric dipole of strength, an electric dipole of length 2 cm, when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of this. Calculate the potential energy of the dipole if it has a charge of this। देखिए इन्होंने क्या किया है, टॉर्क दे दिया है और पोटेंशियल एनर्जी हमसे कैलकुलेट करवाया है। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि कुछ सवालों के आंसर बड़े हो जाते हैं और कुछ सवालों के आंसर बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे ये 16 क्वेश्चन था, इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन 17 का आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इफ इट हैज अ चार्ज प्लस 4 न्यूटन। तो देखिए 17 क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, है ना। लेंथ बेटा 2 सेंटीमीटर है और चार्ज इतना है, तो एज पर क्वेश्चन P इक्वल टू Q इंटू डी, P इक्वल टू Q इंटू डी, है ना। तो P बराबर आ जाएगा Q दे रखा है 4 नैनो कूलम 10 की पावर -9, और डिस्टेंस दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर 10⁻⁻², यानी ये 8 इंटू 10 की पावर -11 कूलम इंटू मीटर आ गया बेटा, कूलम इंटू मीटर। ये P की वैल्यू आ गई है। अब इन्होंने क्या किया है, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं दी, लेकिन डिग्री दिया है 60 डिग्री और टॉर्क की वैल्यू दी है, राइट। गिवन है टॉर्क इक्वल टू PE sin 60, वैल्यू दी है बेटा इसकी P sin 60, दैट इज इक्वल टू 8√3, इट इज गिवन टू अस, टॉर्क इक्वल टू PE sin 60, ये हमें गिवन है, 8√3 गिवन है। देखिए
चलिए अब P की जगह आप लिखिए 8 इंटू 10 की पावर -11। कैपिटल ई आपको बिल्कुल पता नहीं है, सवाल वाले ने बिल्कुल जानकारी नहीं दी है आपको, तो आप कुछ नहीं लिख सकते। साइन 60 डिग्री की जगह हमने वैल्यू रख दी है 8√3 रख दिया है। 8 से 8 गया है, √3 से √3 गया है, तो ई बराबर क्या आएगा 2 इंटू 10 की पावर 11। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है बेटा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई है तो we know that potential energy is equal to U equal to minus P vector dot E vector, so that is minus PE cos theta minus P, तो U equal to minus P, P है आपका 8 इंटू 10 की पावर -11, E आपका आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर 11, cos थीटा आ रहा है आपका 1/2। तो आप जरा कैलकुलेशन करें, मुझे लगता है ये -8 जूल आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, स्टेप्स यही होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करना है आपको, वो कर दीजिए, राइट। ये आपका 17 क्वेश्चन, देखो कितना छोटा आंसर हो गया, है ना। 18 क्वेश्चन देखिए आप। An electric dipole is placed in a uniform electric field E with its dipole moment P parallel to the field. Okay, electric dipole is placed in a uniform electric field E with its dipole moment P parallel to the field. Okay, तो बेटा parallel to the field एक उसको रखा गया है डायपोल को। तो चलिए मैं जरा इसको क्वेश्चन नंबर 18 को जो है ना डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए यहाँ ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, और मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। आप देखिए, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देने के लिए। ये दिखाना चाहिए उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं। डायपोल मोमेंट आपको रखा गया है यहाँ पे पी वेक्टर। जब पी वेक्टर आपने यहाँ बनाया तो यहाँ माइनस क्यों लिख दीजिए, यहाँ प्लस क्यों लिख दीजिए, है ना। The work done in turning the dipole till its dipole moment points the direction opposite to E vector। इसको उल्टा घुमाना है जी, इसको उल्टा घुमाना है, यहां से घुमा देना है। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू U2 माइनस U1। तो U2 कितना आएगा, U2 आएगा माइनस PE cos 180 डिग्री माइनस P cos 0 डिग्री। बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो देखिए आप जरा इसको चेक करना, ये आएगा आपका माइनस P है ना, माइनस P। अच्छा माइनस को आप बाहर निकालेंगे ना, तो यहां पर ये माइनस P है और ये माइनस P cos थीटा है, P वेक्टर डॉट E वेक्टर आएगा ना, तो U2 माइनस U1। तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। अच्छा ये दोनों प्लस आ जाएंगे, है ना। देखो ना यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस P आपका जो, एक मिनट जरा इसको पूरी तरह से लिखते हैं अपन अच्छी तरह से। तो ये वर्क आएगा U2, तो ये आएगा माइनस P cos थीटा 2 और माइनस P cos थीटा 1। इस तरह से लिखिए आप। नहीं माइनस माइनस आएगा, 2 बार आएगा ना माइनस यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। एक मिनट इसको जो है ना आप और अच्छी तरह से मतलब ब्रैकेट लगा कर लिखिए। U2 इज माइनस P cos थीटा 2 माइनस ब्रैकेट लगा लिखो माइनस P cos थीटा 1, क्योंकि ये आपका फार्मूला होता है। तो ये आ जाएगा, अब आपके माइनस P को कॉमन निकाल दो, माइनस P को कॉमन निकाल दो, तो यहां पर आएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। दिस विल बी योर रिजल्ट। तो आपके पास में आ जाएगा माइनस P। अब देखिए cos थीटा 2 क्या लिखेंगे, cos थीटा 2 को लिखेंगे cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। कुल मिलाकर के
आपका ये जो वर्क आ जाएगा ये ट्वाइस पीई आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये आपका पहले सवाल का आंसर आएगा। द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर विच टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर विच द टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। तो देखिए टॉर्क का हमारा फॉर्मूला बड़ा क्लियर है। ये तो एक सवाल का आंसर आया, फर्स्ट का आंसर आया, राइट। देखिए इस फर्स्ट वाले को इन्होंने बस कितना ही कहा केवल। अब हमें ओरिएंटेशन का पता लगाना है, फाइंड, यहां लिखा है फाइंड, तो फाइंड का एक काम कंप्लीट। ओरिएंटेशन का पता लगाना बड़ा आसान है क्योंकि हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो वी वांट मैक्सिमम टॉर्क। तो देखिए सेकंड का जो आंसर है इसका, वी वांट मैक्सिमम टॉर्क। सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए बेटा, तो हम कहेंगे टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा, है ना। टॉर्क मैक्सिमम बेटा तब आएगा, टॉर्क मैक्सिमम तब आएगा जब साइन थीटा क्या होगा 1 फॉर टॉर्क मैक्सिमम। आप ऐसे में लिख दीजिए फॉर टॉर्क मैक्सिमम साइन थीटा 1, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो, ऐसे लिखिएगा, दिस कैन बी shown as below। आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और उसमें आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके और डायपोल को जो है ना 90 डिग्री एंगल पर रख देंगे। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है ना बेटा। यहां पर आपका जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दिस इज दी पोजिशन व्हेन टॉर्क इज द मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ टॉर्क मैक्सिमम। उन्होंने यही पूछा है यहाँ पर। तो देखिए 18 क्वेश्चन के आपके दोनों सवालों के आंसर्स आ गए। बस यहाँ पर आपको आंसर देते टाइम ये ध्यान रखना है, आप u2 माइनस u1 लिखेंगे तो एक बार आप माइनस, क्योंकि माइनस में क्या होता है कि बार माइनस प्लस करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, ये आपका 19 क्वेश्चन है। A small metal sphere carrying a charge plus q is located at the center of a spherical cavity in a large uncharged metallic spherical cell. Write the charges on the inner cell and outer cell। बिल्कुल लिख देते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। देखिए बात ये है, जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ सवालों के आंसर बड़े हो जाते हैं, कुछ सवालों के आंसर छोटे हो जाते हैं। तो ये भी 2 नंबर का सवाल है, लेकिन छोटा आंसर बन रहा है इसका, क्योंकि यहाँ आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको मेटल है, आपको बिल्कुल मेटल की एक जो है ना बाउंड्री बना देनी है। ये लो, ये आपका मेटल स्फीयर है, आपको इस तरह का स्फीयर बना देना है, ठीक है ना। और इस स्फीयर में आपको यहाँ पे सामान भर देना है, मेटल भर देना है। इट इज द मेटल, ये मेटल है, राइट। अच्छा, अब जब ये मेटल है, यहां पर आपके सेंटर पे कुछ रखा हुआ है इन्होंने, स्मॉल मेटल स्फीयर, जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। अब आप ध्यान दीजिए बेटे, जब इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है तो इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज कलेक्ट हो जाता है, वो इंडक्शन होता है। इंडक्शन कैसे होता है मैं समझा देता हूं। देखो, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो जाते हैं, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस होता है। माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होने के कारण फिर इधर है ना जो प्लस क्यू आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो स्फीयर पर 0 है, तो वहां प्लस क्यू आएगा। तो ये जो इन्होंने सबसे पहला सवाल का टुकड़ा कहा है वो कंप्लीट हो गया है। आप देखिए, स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी इन अ लार्ज अनचार्ज्ड मेटलिक स्फीयरिकल सेल। राइट द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सरफेसेस। तो देखिए हम लिखेंगे चार्ज ऑन इनर सरफेस। ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, बिना डायग्राम बनाए लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। चार्ज ऑन इनर सरफेस माइनस क्यू, चार्ज ऑन आउटर सरफेस इज प्लस क्यू। ऐसे लिखेंगे तो आपको सही। व्हाट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। देखो बड़ा P1 पॉइंट है ना, वो यहां पर है, इन्होंने दिखा रखा है P1 पॉइंट।
यहाँ पर। अब जब इन्होंने P1 पॉइंट यहाँ दिखा दिया है ना, तो हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं। ठीक है, ये इनसाइड है, तो इसके अंदर अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो यहां पर होता है। तो देखिए, एज पर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 can be written as E P1 equal to KQ upon R स्क्वायर, KQ upon R स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, R1 स्क्वायर बोला है इन्होंने, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, इन्होंने केवल बोला है ऐसा, राइट द एक्सप्रेशन। तो राइट द एक्सप्रेशन का मतलब है आप राइट कर दीजिए, बस खत्म, लिख दीजिए, एक्सप्लेन नहीं करना, डेराइव करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लो ये कहते कि नहीं, इसको आप एक्सप्लेन करो कि कैसे, तो फिर आप क्या करते, मान लो ऐसा आ जाए आपके एग्जाम में, अभी तो इसमें तो नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल काम करेंगे आप, है ना। हाँ, आपको इस तरह से लिखना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं संभावित क्वेश्चन को लेकर के, कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़े। तो आप क्या करेंगे, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 construct a spherical Gaussian surface, to find electric field intensity at point P1, construct a spherical Gaussian surface. Spherical Gaussian surface passing through point P. Point P, राइट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नाउ it is clear that charge enclosed in spherical Gaussian surface is capital Q. Therefore as per Gauss law, देखिए गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ है फाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज दिस। आप इसको लिखेंगे, इट इज इक्वल टू E dA cos 0 डिग्री, है ना। आप यहां पर एक छोटा सा इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये गॉसियन सरफेस बनाया, यहां पे छोटा सा इस तरह से डायग्राम बना दीजिएगा, डीए का डायरेक्शन इधर और ई वेक्टर का डायरेक्शन इधर, ऐसे बताना चाहिए आपको। अगर वो पूछते हैं तो, जैसे यहां नहीं पूछा है तो आपको यहां तो आंसर आपका यहां पूरा खत्म हो गया, दिस इज द एंड ऑफ द आंसर। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पूछ ले तो आपको क्या करना है। तो ये आपका ईडीए आएगा, और ये ईडीए जो आएगा ये आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन, बात खत्म। अब आप जब इसको E को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन dA, E इंटू इंटीग्रेशन dA आप लिखेंगे ऐसा, दिस इंप्लाइज टू इंटीग्रेशन dA क्या आएगा, एरिया आएगा उसका गॉसियन सरफेस का, तो आपके पास में E आएगा और यहां आएगा 4πr1 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली यू विल गेट E इक्वल टू 1/4πε Q upon R1 square. This will be your result. Please check करिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चलिए जो भी था, मेरे हिसाब से इस पेज पर केवल एक ही सवाल था, है ना, 19। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट ये देखिए आप, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, पॉइंट P इज केप्ट
in the vicinity of an uncharged conducting plate sketch electric field lines between the charge and the plate. वेरी गुड. तो वही ऐसा है, ये सवाल जो है ना बड़ा आसान सवाल है. क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, अब केवल इन्होंने स्केच करने के लिए कहा है और कुछ बोला ही नहीं है, तो हम क्यों करेंगे ज्यादा, कुछ नहीं करेंगे हम ज्यादा इसके अंदर, तो स्केच करके छोड़ देंगे. देखिए हम क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग प्लेट ले लेंगे, ये कंडक्टर है. सो दिस इज कंडक्टिंग प्लेट मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम जो भी है, राइट. हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे. अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज करेगा क्या, ये प्लस क्यू चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्यू के बराबर, वो यहाँ आके कलेक्ट हो जाएंगे. बेटा इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आके कलेक्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, राइट. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या खास बात होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है. तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज से एंड होंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी, एंड होंगी, एंड होंगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी. समझ रहे हो ना, इस तरह से होता है. तो आप यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं डायग्राम. फिर पॉजिटिव से ये आगे और निकलती हुई दिखानी चाहिए आपको. इस तरह से ये कंप्लीट आंसर बनता है. और क्योंकि इन्होंने कुछ भी हमें बोला नहीं है तो शायद अब हमें कुछ लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिंपली कहा है केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट. तो ये बेटा कुछ बोला नहीं है तो हम कुछ नहीं करते, राइट. क्वेश्चन नंबर 21 में टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and 2r आर गिवन चार्जेस Q1 and Q2 रेस्पेक्टिवली. अच्छा, एक को Q1 या एक को Q2 दिया, कॉन्सेंट्रिक है. द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेसेज ऑफ द सेल्स आर इक्वल. अच्छा, तो हमें इनका रेशियो निकालना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 को मैं मिटा रहा हूँ. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स हैं R और 2R. तो मैं एक तो ऐसा कर रहा हूँ, मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ले रहा हूँ, एक रेडियस R वाली ले रहा हूँ और एक रेडियस 2R वाली ले रहा हूँ, करेक्ट. ये रेडियस R है बेटा और इसकी रेडियस 2R है, करेक्ट. ऐसा मैंने ले लिया है. अब ये कह रहे हैं एक को Q1 चार्ज दिया है, दूसरे को Q2 चार्ज दिया है. तो यहाँ Q1 चार्ज दे रखा है बेटा और इसको Q2 चार्ज दे रखा है. अब देखिए हालात क्या होते हैं, ये जो Q1 चार्ज है ना, वो इसके अंदर माइनस Q1 चार्ज को इंड्यूस करेगा, हाँ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन. तो ये माइनस Q1 यहां आएगा. अच्छा, अब जब माइनस Q1 यहां आएगा तो प्लस Q1 बाहर जाएगा, प्लस Q1 बाहर इंड्यूस होगा. अगर माइनस Q1 अंदर इंड्यूस हुआ है तो प्लस Q1 बाहर जरूर इंड्यूस होगा, ताकि टोटल इंडक्शन जीरो रहे. आप ये ध्यान रखिए, इंडक्शन का टोटल चार्ज जीरो होता है हमेशा. यहां पर प्लस इंड्यूस होगा तो आपके पास यहां जो चार्ज आएगा आउटर सरफेस पर वो Q1 प्लस Q2 आएगा. आउटर सरफेस पर जो चार्ज आया वो Q2 प्लस Q1 आएगा, राइट. चलिए, अब इन्होंने कहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेसेज ऑफ द सेल्स आर इक्वल. इन्होंने इक्वल बोला है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना. तो आप लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, यहां पे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2. सिग्मा 1 को आप लिखेंगे Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर. सिग्मा 2 को आप लिखेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई 2R का होल स्क्वायर. ऐसा बेटा लिखेंगे आप, ऐसा लिखेंगे आप, राइट. और जब आप ऐसा लिखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा. मेरे को लगता है ये 4Q1 आएगा और ये आएगा Q1 प्लस Q2. ये आएगा 3Q1 इक्वल टू Q2, है ना. तो Q1 3Q1 इक्वल टू Q2, तो ये आएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या आ जाएगा 1:3, राइट. ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया. दिस इज द आंसर. रेशियो निकालने के काम निकाल दिया हमने, आंसर करके आप डन कर दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा.
चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ना, एक बात सुनो, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में बता देता हूं और फिर हम इसको कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वी नो, आप इसमें लिखिए, ऐसे लिख दीजिए, वी नो that the unstable equilibrium unstable equilibrium be at angle theta equal to 180 degree, and stable equilibrium be at angle थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है जी। अब इन्होंने वर्क डन पूछा है। देखिए वर्क डन के बारे में हम बात करेंगे आपसे U2 माइनस U1। फिर से वही बात जो थोड़ी देर पहले की थी हमने। अब मैं इसको जो है ना बिल्कुल सावधानी से लिख रहा हूं, जिससे कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। P cos थीटा 1 आप बात करिए इस तरह से। हाँ, U का फॉर्मूला होता है आपका माइनस पीई कॉस थीटा, राइट। यू का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखो आप यहां पर तो यहां लिखेंगे माइनस पीई कॉस थीटा 1, कॉस 180 डिग्री है, क्योंकि शुरू में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, बाद में स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है इनका, तो ये कॉस 0 है, राइट। अब आप जो है इसको कंप्लीट करिए तो मेरे को लगता है ये आ जाएगा, क्योंकि U2 माइनस U1 था ना। अच्छा सॉरी उल्टा किया है इन्होंने, है ना। ये फाइनल है, ये बाद में, तो यहाँ पे आप 0 डिग्री लिखिए, यहाँ पे आप 0 डिग्री लिखिए और वहां पर 180 डिग्री लिखिए, वो इनिशियल है ना। तो आप देखिए माइनस पी और ये है माइनस पी, यानी ये ट्वाइस माइनस पी है। दिस इज योर आंसर। ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22 का आंसर आ गया। 23 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलॉम फोर्स वर्सेस 1/r², वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेज, दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है जी। देखो हमारे पास दो पेयर दे रखे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। यहाँ पे दो पेयर दे रखे हैं। पहला पेयर है 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, ये पहला पेयर है। तो इसका मैं फोर्स लिख रहा हूं, इसका फोर्स होगा 1/4πε0, है ना। 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻⁶, 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन r²। फिर ठीक है, r² रहने दो। तो ये F आया है +1/r², +1/r², राइट। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस 1 माइक्रोकूलम है और -3 माइक्रोकूलम है, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आप बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डिमार्केशन करने के लिए, क्योंकि दो अलग अलग केस हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे 10⁻⁻⁶ एंड -3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 4πε0r²। इन्होंने यहाँ पे जो है, अब देखिए F प्रोपोर्शनल टू यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू आएगा -1/r²। बेटे देखो यहाँ पर है ये 2 और यहाँ पर है 3, इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा है और उसका स्लोप कम है ग्राफ का। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ग्राफ विल बी एज बिलो, ग्राफ्स विल बी एज बिलो। तो ध्यान दीजिए क्या है, पॉजिटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स बिल्कुल हम बाकायदा लेंगे तरीके से। देखो बेटा, पहला वाला जो फोर्स है पॉजिटिव फोर्स है, तो हम पहले वाला ग्राफ लेंगे। तो
पहला वाला ग्राफ पॉजिटिव फोर्स लो, फोर्स पॉजिटिव है और 1/r² आपको यहां लेना है। एक्स एक्सिस पर 1/r² और वाई एक्सिस पर फोर्स दिया है, तो क्या होगा ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये आपका आ गया किसके लिए, दिस इज 4 +1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम, इसके लिए ये ग्राफ आया, राइट। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो स्लोप जो है वो कितना है, ग्राफ का अगर वहां से चेक करेंगे तो 2 × 10⁻12 है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई खास बात भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला ग्राफ है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। 1/r², ये 0 है, यहां -f आएगा, यहां -f आएगा। और आप ध्यान दीजिए उस ग्राफ का स्लोप ज्यादा आएगा, ग्राफ का स्लोप ज्यादा आएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, यानी ऐसा ग्राफ आएगा। देखिए ये एंगल कम है और ये एंगल ज्यादा है, ये आपको स्लोप में बताना चाहिए, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ पेयर आप ऐसे बोलेंगे ना तो अच्छा लगेगा, उसको समझ में आएगा कि बच्चे को कुछ पता है सारा। इन केस ऑफ पेयर 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, force is negative with greater slope, बस इतना सा लिख दो आप, तो इससे समझ में आ जाएगी कि बात क्या है। फोर्स इज नेगेटिव विद ग्रेटर स्लोप, ऐसा लिखेंगे तो बात समझ में आएगा, राइट। चलिए आगे ये देखिए 24 जो है, 2 आइडेंटिकल मेटलिक स्फेरिकल सेल्स A and B having charge +q and -10 coulomb q are kept at a certain distance apart. A third identical uncharged sphere C is first placed in contact with sphere A and then with sphere B. Then sphere A and B are brought in contact and then separated. Find the charge on sphere A and B. Final पता ना है। देखिए हम इसको है ना डायग्राम से ही समझाएंगे केवल, और कोई तरीका नहीं है इसको। आप एक स्फीयर बनाइए और आप दूसरा स्फीयर बनाइए। ये आपका स्फीयर ए है, ये आपका स्फीयर बी है। इस पर आपने +4q चार्ज दिया, इस पर आपने -10q चार्ज दिया, करेक्ट। आपने यहां पर सी स्फीयर रखा और सी स्फीयर को किससे टच करवाया पहले, ए से टच करवाना है पहले, बिल्कुल। अब देखो आप ए और सी को टच करवाइए आपस में, ए और सी। बी को चुपचाप रखो, मतलब बी का हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, -10 कूलम क्यों रख रहे हैं, है ना। अब जब यहां पे ए और सी को करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2q and 2q, डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, फिर ये सी को बी से टच करवा रहे हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे ए को तो चुपचाप रख देंगे, ए का 2q चार्ज अपना रहेगा अपनी जगह पर, क्योंकि ये डिवाइड हो गया था। अब हम इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो ये मेरा बी है, इस पर पहले -10 कूलम था। अब यहाँ पे आके ये सी जो है, सॉरी मतलब ये बी थोड़ा बड़ा बना दिया, चलो कोई बात नहीं बेटा, आपको ये साइज जो है ना सेम बनानी है, ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने कहा है आइडेंटिकल, तो आपको सेम साइज बनानी है। मेरी साइज हो सकता है गलत बन जाए। अब ये देखो 2 कूलम था और ये -10 कूलम था, तो अब ये 2 कूलम एंड -10 कूलम दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे -4q आएगा और यहाँ पे -4q आएगा, राइट। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, फिर सबको वो सेपरेट कर दिए, देन द स्फीयर ए एंड बी आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। अच्छा ए और बी को लास्ट में फिर से ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट किया गया है। तो देखिए ए और बी को टच कराया गया बेटा। अब आप देखिए ए पर 2 कूलम था और इस पर -4 कूलम था, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल -2 कूलम हो गया। तो -q इस पर आएगा और -q इस पर आएगा। तो अब ए और बी पर अलग अलग जो है ना, ए पर -q आएगा और बी पर -q आएगा। आप लोग चेक कर लेना अच्छी तरह से, है ना। चलिए इस सवाल को मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं। सबसे पहले आपके 2 आइडेंटिकल स्फीयर थे, एक पर +4q था, एक पर -10q था। सी वाला एक अलग से स्फीयर कहीं रखा हुआ था जिस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं था। सी को हमने इससे टच किया तो ये दोनों चार्ज बंट गए,
ये दोनों चार्ज यहाँ पर बट गए, 2q हो गया। फिर हमने इस c को इससे टच किया तो देखो 10q एंड 2q 8q माइनस का 8q वो बढ़ गया तो 4q हो गया। फिर क्या किया हमने a और b को कट किया, टच किया आपस में, तो ये प्लस 2q था वो माइनस 4q था, प्लस 2q और माइनस 4q मिला के माइनस 2q हुआ, तो ये माइनस q हो गया और फिर ये आपके इस तरह से हो गए। तो मेरे को लगता है ये एकदम ठीक है। चलिए आगे देखिए, डायपोल विद डायपोल मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कंप्लीट कर चुके हैं हम। आपका आंसर आएगा, आप यहाँ पे आंसर जरूर लिख दीजिए। फाइनल चार्जेज, हाँ ये लिखना चाहिए, फाइनल चार्जेज ऑन ए एंड बी will be equal to minus q on both, equal to minus q on both, दोनों पर माइनस q आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट 25, a dipole with a dipole moment of magnitude p is in stable state equilibrium in electrostatic field E, find the work done in rotating this dipole to its position to unstable। देखो एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, 25वां सवाल। एक्चुअली ये क्या है, बोर्ड के अंदर जो है ना, मैंने तो वहां से उठाया है ना, तो ये सवाल बार बार रिपीट हो सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी। एक बार जरा हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम 25 कर चुके। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 हमने कौन सा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अनस्टेबल टू स्टेबल, तो ये तो अलग था, 22 अलग है। स्टेबल टू अनस्टेबल, एक मिनट, हाँ स्टेबल टू अनस्टेबल ये वाला था, बिल्कुल। वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल टिल इट्स ओरिएंटेशन अपोजिट टू ई, हाँ बिल्कुल। तो ये वाला जो था ना, ये वही सवाल है, यानी आपका आंसर जो आएगा ना वो ये वाला है पूरा का पूरा, राइट। तो मेरे हिसाब से अब हमें ध्यान दीजिए, डायपोल विद अ डायपोल मोमेंट p इज, तो ये बेटा इसको हमें नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम सेम है, इसमें θ1 और θ2 क्लियर है। θ1 जो है आपका वो था ना इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो दैट इज 0 डिग्री, और अनस्टेबल वाला 180 डिग्री। फिर आपका वर्क जो है एकदम क्लियर आना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा जानबूझ के लंबा चौड़ा, वहां से आप लिख लेंगे u2 माइनस u1, तो माइनस p cos θ2 माइनस p cos θ1, इस तरह की कहानी आएगी। फिर आप यहां पे लिखेंगे माइनस p cos θ2 यानी cos 180 डिग्री, फिर आप लिखेंगे प्लस cos 0 डिग्री। कुल मिलाकर के आपके पास में ये ट्वाइस p आ जाएगा। ये ट्वाइस p पता है कब हुआ, स्टेबल से अनस्टेबल किया तब हुआ। अगर आपने अनस्टेबल से स्टेबल किया होगा तो माइनस 2p आता, राइट। ये 25 सवाल था। 26 देखिए, a dipole is present in an electrostatic field of magnitude this, if the work done in rotating it from the position of stable equilibrium to its position of unstable equilibrium is this, find the magnitude of dipole moment of the dipole। अच्छा, इन्होंने मतलब आपको पास में वैल्यू दे दिया, डायपोल मोमेंट आपको चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 26 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 26 सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए आप 26 में लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, लिखना सीखिए, हाउ टू राइट द आंसर एज पर क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आप लिखेंगे θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। हाँ जी, वर्क डन की उन्होंने बात की, तो आप लिखेंगे वर्क इक्वल टू u2 माइनस u1। अब u2 को आप ईमानदारी से लिखेंगे बाकायदा, माइनस p cos θ2 माइनस p cos θ1, तो दिस विल बी इक्वल टू p, माइनस लिखेंगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस p और ये भी प्लस p आ जाएगा, तो ट्वाइस p, इट इज वर्क डन, है। अब देखिए वर्क इक्वल टू ट्वाइस p, इट इज इक्वल टू, क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में, गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल, इट इज गिवन। आप यही लिखेंगे इट इज गिवन, यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो, आपको p चाहिए ना, e दे रखा है शायद, तो आप p निकाल सकते हैं, p इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 23 अपॉन
बाईस ई कितना है बेटा? ई है आपका 10 की पावर 6, ई है आपका 10 की पावर 6, हाँ तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपका जो पी आ जाएगा वो आ जाएगा 10 की पावर -29 कूलॉम इनटू मीटर। दिस इज योर आंसर। आप ऐसे आंसर करते हैं, दिस इज फाइनल आंसर, करेक्ट। तो यहां तक के ये क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ये 2 चैप्टर जो शुरू वाले हैं ना, इनमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, नमस्ते।